जैसे ही लिफ्ट से निकलकर रिया थर्ड फ्लोर के वीवीआईपी सेक्शन की ओर चलने लगी, बगल की लिफ्ट का दरवाजा खुला। रिया ने देखा कि लिफ्ट से रोहित, आर्यन और सनी बाहर निकले। रोहित ने एक बहुत ही शानदार सूट पहना था। हाथों में महंगी घड़ी और चमकते शूज में रोहित बहुत हैंडसम लग रहा था। नन्हे आर्यन ने भी सूट पहना था। रोहित की तरह वो भी आज काफी हैंडसम लग रहा था। सनी अपनी यूजुअल प्रिंटेड टी शर्ट और कलरफुल पैंट्स में अपनी उम्र से थोड़ा छोटा लग रहा था। रोहित को देखते ही रिया अपनी जगह पर स्टैचू की तरह खड़ी हो गई। उसे जल्द ही कोई तरकीब सोचनी थी। अगर रोहित ने रिया और आर्यन को एक साथ देख लिया तो सारी प्लानिंग फेल हो जाती। रोहित, सनी और आर्यन कॉरिडोर में आगे चलने लगे। तभी सनी ने देखा कि उसके शूज की लेस खुली है। वो झुककर अपनी शूज की लेस बांधने लगा। रिया दबे पांव कॉरिडोर के कोने की ओर चलने लगी। उसने सोचा कि कॉर्नर में जाकर वो एक बड़े से गमले के पीछे छुप जाएगी, लेकिन अभी वो गमले के पास पहुंचने ही वाली थी कि सनी की उड़ती हुई नजर रिया पर पड़ी। रिया को देखते ही सनी चिल्ला उठा, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने रिया की ओर देखा, फिर अपनी आंखें बंद करके मसलने लगा। फिर कॉरिडोर के उस तरफ रोहित के पास खड़े आर्यन की ओर देखा। सनी का सर चकराने लगा। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। तभी रोहित दौड़कर सनी के पास आया। पास खड़े एक आदमी ने अपनी बोतल से थोड़ा सा पानी लेकर सनी के मुंह पर छिड़का। सनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। होश में आते ही वो बार बार एक ही चीज दोहरा रहा था, आर्यन दो हैं, दो आर्यन हैं, आर्यन दो हैं, दो आर्यन हैं। रोहित ने सनी को हल्का तमाचा मारकर पूछा, सनी होश में आओ, ये क्या बोल रहे हो तुम? रोहित का हाथ गालों पर पड़ते ही वो पूरी तरह से होश में आ गया। उसने रोहित का कोट पकड़कर उससे कहा, दो दो आर्यन है भैया, आपको पता है आर्यन एक नहीं दो हैं। आसपास खड़े लोग रोहित और जमीन पर पड़े सनी की ओर देख रहे थे। रोहित को सनी का ये बर्ताव बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा था। उसने सनी से पूछा, सनी ये तुम क्या कह रहे हो? तुम होश में तो हो? सनी रोहित का सहारा लेकर खड़ा हो गया और रोहित से कहा, आइए भैया, मैं आपको दिखाता हूँ। वो रोहित को कॉरिडोर के उस हिस्से में ले गया जहाँ उसने रिया को देखा था। उसने गमले के आसपास कॉरिडोर में हर जगह ढूंढा, मगर उसे रिया वहां नहीं मिली। उसने यहाँ तक कि गमला उठाकर भी देखा। सनी के इस बर्ताव को देखकर रोहित की एम्बैरेसमेंट और ज्यादा बढ़ गई। उसने अपनी आवाज बढ़ाकर सनी से कहा, सबके सामने मेरा तमाशा बना रहे हो और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। रोहित की आवाज सुनकर सनी घबरा गया। सनी को अपने आप पर शक होने लगा, कहीं उसने जो देखा वो सच भी था या नहीं। बहुत ही कंफ्यूज्ड हालत में सनी अपना सिर खुजाते हुए रोहित से कहने लगा, भैया मुझे लगता है मेरी आंखों का नंबर बदल गया है या फिर मेरा चश्मा खराब हो गया है। मुझे अभी अभी आर्यन दो जगह पर दिखाई दिए। आसपास खड़े लोग थोड़ा सा हंसकर अपने अपने काम पर लग गए। रोहित ने सनी का कॉलर पकड़कर उसे अपने पास खींचा और उसके कानों में कहा, सारा दिन मोबाइल पर गेम खेल खेल कर तुम्हारा चश्मा खराब नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। अगर तुम्हें किसी चीज के इलाज की जरूरत है तो तुम्हारे दिमाग की। अब चलो वीवीआईपी रूम की तरफ, कोई हमारा वहां इंतजार कर रहा है। रोहित आर्यन को लेकर आगे चलने लगा। सनी ने थोड़ी देर आसपास फिर से देखा और फिर अपना सिर खुजाते हुए रोहित के पीछे चला गया। पास में रखी सर्विस ट्रॉली का एक पर्दा उठाकर रिया ने बाहर झांक कर देखा। रिया ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि रोहित, आर्यन और सनी वहां से चले गए थे। मगर रिया की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रिया ने रोहित के मुंह से साफ सुना था, वो तीनों वीवीआईपी रूम में किसी से मिलने जा रहे थे और ये वही जगह थी जहां अनिका ने रिया को बुलाया था। इसका मतलब साफ था कि कोई एक कॉमन गेस्ट था जो रोहित और अनिका दोनों से मिलना चाहता था। और अगर रोहित आर्यन को लेकर अनिका के सामने चला गया तो रिया की प्लानिंग पर पानी फिर जाएगा। सर्विस ट्रॉली में काफी तौलिए और नैपकिन पड़े थे। रिया ने एक तौलिए को शॉल की तरह अपने कंधों पर डाल दिया और नैपकिन और टिश्यू पेपर से अपने चेहरे को ढक लिया। सर्विस ट्रॉली में वो सारी चीजें भी पड़ी थीं जो काफी गेस्ट होटल में भूल कर चले जाते थे। रिया ने एक सनग्लास उठाए और पहन लिए। वो सनग्लासेस रिया के चेहरे के हिसाब से काफी बड़े थे। इस पूरे गेटअप में रिया काफी कॉमेडी लग रही थी, मगर उसे पता था कि अगर वो ये नहीं करेगी तो रिया और आर्यन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। वहां रोहित, आर्यन और सनी वीवीआईपी रूम के बेहद करीब पहुंच चुके थे। तभी आर्यन को पीछे से एक आवाज सुनाई दी
ब्रदर रुक जाओ। आर्यन ने जब पीछे मुड़कर देखा तो काफी फनी लग रही रिया दौड़ के आर्यन की तरफ आ रही थी। रिया की इस गेटअप में उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। रोहित और सनी ने रिया की ओर देखा, वो हैरान रह गए। रिया आकर आर्यन के पास रुकी और आर्यन से कहा, हाय, तुम्हारे डैड मेरी मॉम से मिलने जा रहे हैं। वो दोनों की मीटिंग में आखिर हम क्या करेंगे? चलो हम प्ले एरिया में जाकर खेलते हैं। रिया को इस हालत में देखकर आर्यन को हंसी तो आ रही थी, मगर वो समझ चुका था कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए रिया पकड़े जाने का इतना बड़ा रिस्क होने के बाद भी उठकर रोहित के सामने जो आई थी, रिया ने आर्यन से कहा, जल्दी चलो, मुझे खेलना है। सिचुएशन की सीरियसनेस समझते हुए आर्यन ने भी देर नहीं की। उसने रोहित को सिर्फ इतना कहा, मैं अपने दोस्त के साथ खेलने जा रहा हूँ। रोहित कोई जवाब दे इससे पहले आर्यन रिया के साथ प्ले एरिया की तरफ चला गया। वैसे तो रोहित आर्यन को किसी से मिलने जुलने नहीं देता था। उसने कभी आर्यन को इस तरह किसी दोस्त के साथ खेलने की इजाजत भी नहीं दी थी, लेकिन आज आर्यन को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था प्ले एरिया काफी सेफ है। होटल पैराडाइज ने छोटे बच्चों के लिए एक प्ले रूम बनाया था, जिसमें स्पेशल ट्रेन्ड लोग बच्चों की देखभाल करते। वो काफी सेफ जगह थी बच्चों के लिए। रोहित ने सनी से कहा, लगता है यही है अनिका की डॉटर। सनी ने हंसते हुए कहा, हाँ, शायद इसीलिए ये भी इतनी अजीब है। कितनी फनी लग रही थी ऐसे गेटअप में। सनी के मुंह से ये बात सुनकर रोहित ने सनी की ओर देखा। उसे ऊपर से नीचे देखकर रोहित ने सनी को एक स्माइल दी और कहा, आई एम श्योर वो तुम्हें फनी लग रही होगी। अब चलो अंदर। जैसे ही रोहित और सनी अंदर जाने लगे, सनी की नजर रिया के जूतों पर पड़ी। जूतों पर नजर पड़ते ही अचानक उसे याद आया, अभी लिफ्ट के पास जब उसे लगा था कि उसने दो आर्यन को देखा था, तब गमले के पास खड़े आर्यन के पैरों में यही जूते थे। सनी से अब रोहित को कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। उसने जल्दी से एक बहाना बनाया और रोहित से कहा, अब भैया आप अंदर चलें, मैं जरा बच्चों पर नजर रखता हूँ। आर्यन भोला है, बाहर वालों से बात करने की आदत नहीं है उसे। आप तो जानते हैं ना, मैं उन्हें खेलते वक्त डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बस दूर खड़ा उन्हें देखूंगा कि वो सेफ है या नहीं। आज सनी ने शायद जिंदगी में पहली बार कोई समझदारी की बात कही थी। रोहित ने सनी की पीठ थपथपाई और कहा, गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। यूं तो रोहित से तारीफ सुनकर सनी काफी खुश हो जाता है, मगर इस वक्त सनी के दिमाग में कोई और ही टेंशन चल रहा था। उसने रोहित को एक फेक स्माइल दी और बच्चों के पीछे चला गया। होटल की मेन लॉबी में कामिनी, मनीषा और गौतम डोगरा परिवार का इंतजार कर रहे थे। हमेशा की तरह कामिनी कुणाल को फोन लगा रही थी, मगर कुणाल उसके फोन का जवाब नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद कुणाल होटल लॉबी में आया। वो गौतम के पास आकर खड़ा हो गया। मनीषा ने कुणाल को हेलो किया। कुणाल ने बस फॉर्मेलिटी में अपना सिर हिला दिया। कुणाल का उतरा हुआ चेहरा देखकर कामिनी ने उसे चीयर करने की कोशिश की। कामिनी कुणाल के पास आई और उसका एक हाथ पकड़कर बोली, देखो कैसी हालत करती है उस अनिका ने कुणाल की। आखिर इतना बड़ा धोखा कोई कैसे दे सकता है? वो चालबाज औरत एक मौका नहीं छोड़ती हमें नीचा दिखाने का। अब देखो कितना बड़ा ढोंग करके कुणाल को फंसाने की कोशिश कर रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि ऐन वक्त पे उसकी पोल खुल गई और कुणाल को उसकी असलियत पता चल गई। कुणाल अब तक ये भी नहीं जान पाया था कि वो ज्यादा दुखी किस चीज से था, सबके सामने जो उसकी बेइज्जती हुई थी उस बात से, या इतने दिनों से उसने अनिका को नहीं देखा था उससे। कुणाल कुछ परेशानी में है, ये देखकर गौतम ने उससे पूछा, क्या हुआ कुणाल, कोई टेंशन है? अगर कोई टेंशन है तो मुझे बताओ, इफ आई कैन बी ऑफर सम हेल्प। कुणाल ने बड़े रूडली गौतम को जवाब दिया, व्हाट कैन यू डू, आप क्या मदद कर सकते हैं मेरी? कुणाल का गुस्सा देखकर गौतम ने अपनी बात बदल दी, मेरा मतलब वो नहीं था कुणाल, मैं जानता हूं तुम स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, तुम्हें किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें टेंशन में देखा इसलिए पूछ लिया। कुणाल इस वक्त किसी से कोई बात करने के मूड में नहीं था, ना ही वो गौतम के परिवार से मिलना चाहता था। उसके परिवार का हुक्म था, इसलिए वो बस इन्हें मिलने चला गया। तभी कुणाल को उसके एक बिजनेस एजेंट का फोन आया। उस बिजनेस एजेंट ने कुणाल से कहा कि दिल्ली वाले मल्होत्रा इस वक्त मनाली में होटल पैराडाइज की वीवीआईपी रूम में किसी से मीटिंग कर रहे हैं। ये बात सुनते ही कुणाल के चेहरे पर चमक आ गई। दिल्ली के मल्होत्रा अक्सर अपने रॉ मटेरियल मनाली से ही मंगवाते थे, मगर उनका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ ही फिक्स था। कुणाल जानता था कि अगर किसी तरह वो मल्होत्रा को अपनी ओर कर ले
तो डोगरा खानदान 1 या 2 साल में ही मनाली का सबसे पैसे वाला खानदान बन जाएगा। तभी होटल का एक स्टाफ कामिनी के पास आया और कहा, मैम योर टेबल इज रेडी, प्लीज प्रोसीड टू रेस्टोरेंट ऑन 4th फ्लोर। कामिनी, मनीषा और गौतम होटल स्टुअर्ड के पीछे चलने लगे। कुणाल भी कुछ सोचते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगा। वीवीआईपी रूम। जैसे ही रोहित वीवीआईपी रूम में दाखिल हुआ, अनिका उसे देखकर सरप्राइज हो गई। उसने नहीं सोचा था कि उसके मामा उसे जिससे मिलाना चाहते थे वो रोहित मारवा था। उसे ये तक समझ नहीं आ रहा था कि मामा मामी को मुझ तक पहुंचने में रोहित ने क्या मदद करी हो सकती है। जैसे ही रोहित और अनिका की नजरें मिली, हमेशा की तरह वो एक दूसरे को देखते रह गए। रोहित की स्टाइल, उसका एटीट्यूड, उसके कपड़े पहनने का ढंग, अगर रोहित और अनिका को कोई अचानक देख ले तो उन्हें एक कपल ही समझेंगे। थोड़ी देर एक दूसरे को देखने के बाद रोहित को लगा कि अब उससे कोई बात करनी चाहिए। जब कोई टॉपिक नहीं मिला तो रोहित ने अनिका से कहा, वो मैं मेरे बेटे आर्यन को लेकर आया था आपसे मिलने, मगर मुझे लगता है आपकी बेटी उसे बाहर मिल गई और दोनों बच्चे प्ले एरिया में खेलने गए हैं। रिया की शैतानियां कभी कभी अनिका के लिए सरदर्द बन जाती। अनिका ने उसे अपनी आंटी से मिलने बुलाया था, फिर भी वो खेलने चली गई। अनिका को रिया पर थोड़ा गुस्सा आया। अनिका को यह भी पता था कि रोहित अपने बेटे को लेकर काफी पॉजेसिव था। रोहित अनिका को 10 बार वार्न कर चुका था कि वो उसके बेटे से दूर रहे, जबकि हकीकत ये थी कि वो उसे एक भी बार नहीं मिली थी। ऐसे में अगर रिया ने कोई शैतानी करके आर्यन को रुला दिया या उसे किसी बात को लेकर हर्ट कर दिया तो पता नहीं रोहित अनिका पर कैसे कैसे इल्जाम लगाएगा। अनिका ने रोहित से माफी मांगते हुए कहा, माफ कीजिएगा, वो मेरी बेटी थोड़ी शैतान है, मगर आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर उन्हें लेकर आती हूँ। अनिका जल्दी में वीवीआईपी रूम के दरवाजे से बाहर निकल गई। निकलते वक्त अनिका का कंधा रोहित के कंधे से टकरा गया और रोहित ने अपना बैलेंस घुमा दिया। अनिका अपनी टेंशन में थी, इसलिए उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि वो बाहर निकलते वक्त रोहित से टकराई थी। टकराते वक्त अनिका का स्पर्श महसूस करते ही रोहित एक बहुत गहरी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के लिए रोहित को ऐसा लगा जैसे ये स्पर्श उसने पहले भी कभी महसूस किया था। 4th फ्लोर पर पहुंचते ही कुणाल ने गौतम और कामिनी से कहा, आप लोग रेस्टोरेंट में जाएं, मैं अभी एक फोन कॉल निपटा कर आता हूं। इतना कहकर कुणाल झूठ मूठ फोन पर किसी से बात करते हुए स्टेयरकेस से नीचे की ओर उतर गया। 3rd फ्लोर पर आते ही उसने बेल बॉय से पूछा, वीवीआईपी रूम कहाँ है? बेल बॉय ने उसे कॉरिडोर राइट हैंड साइड जाने का इशारा किया। कुणाल किसी भी तरह मल्होत्रा को मिलकर उनसे डील करना चाहता था। वो जैसे ही कॉरिडोर में आगे चलने लगा, एक लड़की से टकराया। दोनों टकराकर एक दूसरे को सॉरी कहने लगे। तभी कुणाल ने देखा कि वो जिस लड़की से टकराया था वो अनिका थी। अनिका को देखते ही कुणाल को एक बात का पता चल गया था कि वो इतने दिनों से सिर्फ इसलिए डिप्रेस था क्योंकि वो अनिका को मिस कर रहा था। वो सिर्फ इसी वजह से अपसेट रहता था क्योंकि वो अनिका का चेहरा नहीं देख पा रहा था। कुणाल को इस बात का यकीन हो चुका था कि वो अनिका से प्यार करने लगा था। कुणाल की यही बात उसे बिना पता चले उसके होठों पर आ गई और उसने एक लंबी सांस खींचकर अनिका से कह दिया, आई लव यू। एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।